नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, UGC नेट JRF प्रथम प्रश्न पत्र और शोध अभिवृत्ति, जिसको इंग्लिश में रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शोध अभिवृत्ति से ही संबंधित आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछली कक्षाओं में आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहेंगे, हम लोगों ने सबसे शुरुआत किया था शिक्षण अभिवृत्ति से और उससे कम से कम 4-5 प्रैक्टिस सेट किए थे। उसके बाद हम लोगों ने शोध अभिवृत्ति को समाप्त किया। इसमें भी लगभग 3-4 प्रैक्टिसेस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उसी में नेक्स्ट क्लास है ये। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं शोध अभिवृत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है: शोध पत्र या लेख तैयार करना, संगोष्ठी प्रस्तुत करना, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, और फिर नेक्स्ट है शोध के लघु शोध प्रबंध में, और अगला है कार्यशाला या सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो जो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा कि शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित का होता है दोस्तों, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर कार्यशाला या सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शोध सदैव है पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान की गवेषणा, और फिर नेक्स्ट है गवेषणा ही है दोस्तों, ये कुछ मिस नहीं हुआ है, ये वैसा ही है गवेषणा, नूतन ज्ञान की गवेषणा, और फिर नेक्स्ट है ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, और लास्ट है ये सभी। तो दोस्तों, शोध सदैव है, ये तीनों दोस्तों होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप लोग तीनों का नाम एक बार याद कर लीजिएगा: नूतन ज्ञान की गवेषणा, पूर्व ज्ञान का सत्यापन और ज्ञान के अंतराल की पूर्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होता है। तो दोस्तों, इस तरह के शोध में पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं: आधारभूत शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियानिष्ठ शोध, और इनमें से कोई नहीं। हमने जब शोध पढ़ा था तो शोध के चरणों में हम लोगों ने 9 चरण पढ़ा था, ठीक है। तो जो हमारे दोस्त क्लास किए होंगे वो तो फट से इसका आंसर बता देंगे। अगर जो नहीं किए हैं तभी भी कोई मतलब इसमें वो बात नहीं है कि हमें नहीं आएगा। आप लोग दोस्तों हम लोग हल करेंगे साथ में, लेकिन आप लोगों के पास अगर समय है तो आप लोग हमारी वीडियो जाके, जिसमें फुल क्लासेज हम लोग चलती है, तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे उसका, जिसका नाम है UGC नेट JRF क्लासेज ऐसे करके है। तो वहाँ पे आप लोग को फुल वीडियो मिलेगी इसकी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे शिक्षण अधिगम से लेके शिक्षण अभिवृत्ति से लेकर तमाम सीरियल वाइज आप लोगों की वीडियो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्लास करके मिल जाएगी। तो आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात किया गया है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। और चूँकि ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं पे बात हुआ है, सारे पक्ष को आपका कवर किया गया है। तो एक बार आप लोग वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोग के पास समय है तो इसमें जो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आधारभूत शोध, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध प्रबंध को प्रायः पुरुष के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो किस पुरुष के रूप में लिखा जाना चाहिए? प्रथम, द्वितीय, अन्य या ये सभी? तो जिसमें लिखा जाना चाहिए दोस्तों वो होगा अन्य, ठीक है। आप लोग पुरुष समझते हैं कितने होता है? प्रथम पुरुष, द्वितीय और अन्य, ठीक है। संस्कृत वाला आप लोग जो पुरुष विभक्ति नहीं समझते हैं, ये वहाँ पे ये पूछा है ये क्वेश्चन। देखिए, कहीं भी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा कहीं भी नहीं था कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय विभक्ति ऐसा कुछ पूछा था, लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन में आ गया। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक आध ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़ा सा भिन्न होंगे, जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो वहाँ पे अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा। 4 ऑप्शन दे रहा है: विषय सारणी, अध्ययन के निष्कर्ष, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट, और लास्ट दे रहा है सरणियों और आंकड़ों की सूची। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ मतलब APA के अनुसार लिखे गए हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है: शर्मा V 2010, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली, और टाटा मैग्रा हिल, ठीक है। आगे दे रहा है शर्मा V 2010, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली, टाटा मैग्रा हिल्स, और फिर नेक्स्ट दे रहा है
वहीं शर्मा भी 2010 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इन नई दिल्ली, टाटा, मैग्रा हिल। और फिर नेक्स्ट आगे जो ऑप्शन दे रहा है कि शर्मा भी 2010 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली या फिर टाटा मैग्रा हिल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। और क्या ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है कि कौन से संदर्भ अमेरिका मनोवैज्ञानिक संघ APA के अनुसार लिखे हैं। तो मनोवैज्ञानिक संघ APA के अनुसार कैसे लिखा हुआ है, तो आइए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो A नंबर ऑप्शन है आपका, शर्मा भी फाउंडेशन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली, टाटा, मैग्रा हिल्स, तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अमेरिका मनोवैज्ञानिक संघ APA के अनुसार लिखे गए हैं, तो इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों, शर्मा भी फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली और टाटा मैग्रा हिल्स। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तम शोध सारांश की विशेषता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, सुबोध एवं सुगम्य, नवीन ज्ञान का योगदान, शोध सार की जन सामान्य तक पहुंच और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्रिया शोध का भाव है। 4 ऑप्शन दे रहा है, देशांतरीय शोध, व्यवहारिक शोध, एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो और सामाजिक आर्थिक ध्येय से किया गया शोध। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कि एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि विसंरचना निम्नलिखित में से किसमें शोध की एक लोकप्रिय विधि है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, मौलिक विज्ञान, अनुपयुक्त विज्ञान, और आगे दे रहा है समाज विज्ञान और साहित्य। तो जो आपका होगा वो होगा मौलिक विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे E सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं। एक शोधार्थी दोस्तों जो रिसर्चर होता है उसमें क्या आवश्यक गुण होते हैं। तो हमने चूँकि एक लिस्ट ही आप लोग को बनवाया था 10-12, जिसमें कि ये गुण होने चाहिए। तो जो हमारे दोस्त फिर से वही बात है कि क्लास किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्लास कर ले थोड़ा सा 20-25 मिनट क्लास है तो बहुत मज़ा आ जाए। आप लोग की ये जो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये होता है नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई है और क्वेश्चन भी उन्हीं के बेस पे दोस्तों हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं, तो इसमें से जो आपका होगा उपयुक्त जो है यहाँ पे सभी, ये ऑप्शन आपके तीनों सही है। तो आपका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है, और दे रहा है वह एक विशेषज्ञ होता न कि सामान्य ज्ञान वाला, वह खोज के प्रयास में परिश्रमी तथा एकाग्र होता है। नेक्स्ट है कि वह अपने चुने गए क्षेत्रों में अपनी निजी राय पर विश्वास नहीं रखता, बल्कि वह यथार्थ को स्वीकार लेता है। और नेक्स्ट है कि उसकी रुचि तथा योग्यता में एकरूपता होता है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा आपका कि उसकी रुचि तथा योग्यता में एकरूपता होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है। 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रभाव गुणक, G इंडेक्स, H इंडेक्स और I10 इंडेक्स। तो जो आपका होगा वो हो जाएगा H इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शोध पत्र, 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे कि किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है, लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है, समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है, और एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। तो जो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें से जो आपका सही होगा वो होगा कि समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे C सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप और औपचारिकता रूप से निर्दिष्ट होता है। ऑप्शन 4 दे रहा है यहाँ पे कि डॉक्टरेट स्तरीय शोध, फिर शोधकर्ताओं का सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियाँ और संवादपरक प्रस्तुतियाँ। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा डॉक्टरेट स्तरीय शोध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती है। 4 ऑप्शन दे रहा है, व्याख्यान देने के लिए, बहुत लक्ष्याक है दोस्तों, बहुत लक्ष्याक समूह के लिए, और नेक्स्ट है नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि प्रशिक्षण या अनुभव प्रदान करने के लिए। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए। तो
कार्यशालाएँ किसके लिए आयोजित की जाती है? तो सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक महाविद्यालय अपने शोधार्थियों को सामाजिक के लिए सांख्यिकी पैकेज की प्रयोग विधि करना चाहता है, इसके लिए उसे आयोजित करना या करने के चाहिए, तो क्या करना चाहिए दोस्तों? तो उसके लिए कार्यशाला आयोजित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा सीधे सीधे। बाकी ये सम्मेलन, संगोष्ठी और लेक्चर ये सभी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि कार्यशाला के उद्देश्य हैं, 4 ऑप्शन दे रहा है आपका कि कार्यशाला के उद्देश्य क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक और फिर दे रहा है मन क्रियात्मक और ये सभी। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा कि कार्यशाला के उद्देश्य है, तो आपका जो इसमें से सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शोध के किसी विषय क्षेत्र या समस्या समाधान आयोजित कार्यशाला कितने दिनों तक चलती है? तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था जब क्लास चला था कि ये कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक चलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सीधे सीधे। ये तो हम लोग जुबानी ही पढ़े थे। बाकी 2 से 5, 1 से 7 और 5 से 10 ये गलत होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की कार्यशाला के ज्ञानात्मक उद्देश्य में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका क्या क्या? कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढना, शोध प्रक्रिया की प्रशंसा करना, शोध के सामाजिक दार्शनिक पक्षों का विवेचना करना और समस्याओं के प्रति समझदारी प्रदर्शित करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा शोध प्रक्रिया की प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्यशाला के उद्देश्य के किस भाग में संबंधित का संरक्षण किया जाता है? ध्यान दीजिएगा फिर से कि कार्यशाला के उद्देश्य के किस भाग में संबंधित साहित्य का संरक्षण किया जाता है। देखिए सॉरी, हम यहाँ कह रहे थे कुछ मिस है, ये संबंधित है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में साहित्य जोड़ लीजिएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा मिस्टेपिंग हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि हम है ना गलत नहीं होने देंगे सवाल, चाहे हम लोग रुक के उस पर 2 मिनट टाइम ले लें। ये नहीं कि हल करवाने के चक्कर में केवल गलत बता के निकल गए, या बाद में फिर वहीं जब पेपर हो जाए तो फिर पढ़ें जो पढ़नी चाहिए कि भाई गलत ही बता दिए। तो उस चीज़ों से हम लोग बचेंगे। कार्यशाला के उद्देश्य के किस भाग में संबंधित साहित्य का संरक्षण किया जाता है? तो वो होता है दोस्तों ज्ञानात्मक, भावनात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा मनोक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहेगा कि कार्यशाला की किस अवस्था में प्रशिक्षणार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है? 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सी तृतीय। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी द्वितीय। तो आप लोग एक बार और देख लीजिए, यहाँ जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 22 नंबर की कार्यशाला की अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आपका तो 3 कथन दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग पहले देख लीजिए कि उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कथन पढ़ते हैं। जैसे प्रथम अवस्था में प्रकरण से संबंधित तथ्यों का प्रस्तुतिकरण एवं स्पष्टीकरण होता है, तो ये ऑप्शन तो सही है दोस्तों। जो नेक्स्ट है कि द्वितीय अवस्था को जांच करने वाली अवस्था भी कहा जाता है, द्वितीय अवस्था को जांच करने वाली अवस्था भी कहा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो नेक्स्ट है कि तृतीय अवस्था पूर्णतः औपचारिक होती है, जिसमें प्रशिक्षण ले रहे सभी सदस्यों के कार्यक्षेत्र में जाकर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हैं, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो 1 और 3 जिसमें आपका ऑप्शन सही होगा वो सही होगा। तो इस तरह हम लोग का यहाँ पे बी ऑप्शन में 1 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संगोष्ठी के आयोजक तत्वों का सही क्रम है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे व्यवस्थापक। ध्यान दीजिएगा, हम 4 ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं जैसे व्यवस्थापक, अध्यक्ष, वक्ता और प्रतिभागी, और इन्हीं चारों को क्रम इर्द गिर्द आगे पीछे करके फिर 4 ऑप्शन बना दिया है और पूछा है कि संगोष्ठी के आयोजक तत्वों का सही क्रम क्या है। तो हमने 4 बताया भी था संगोष्ठी के आयोजक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो पहले व्यवस्थापक होगा, फिर अध्यक्ष होगा, फिर वक्ता होगा और फिर अंततः प्रतिभागी होगा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन संगोष्ठी के आयोजक तत्वों का सही क्रम होगा ऑप्शन ए, व्यवस्थापक, अध्यक्ष, वक्ता और प्रतिभागी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विचार गोष्ठी आयोजन के उद्देश्य हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, ज्ञानात्मक, बी दे रहा है भावात्मक, सी है ए बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विचार गोष्ठी के प्रकार निम्नलिखित में से क्या है, तो 4 ऑप्शन दे रहा है। ये दे रहा है कि जो पहला ऑप्शन है कि मुख्य विचार गोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी और ये सभी। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा तो 25 का जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका कि ये सभी, क्योंकि विचार गोष्ठी के प्रकार में ये सभी आते हैं, मुख्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। और हमने इस पे बात भी किया था कि सॉरी, हम लोग डिटेल में इस पे बात भी किए थे जब क्लास हो रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा किस सेमिनार या आयोजन संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, तो लघु सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार, मुख्य सेमिनार और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सेमिनार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो कहलाता है प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, सिम्पोजियम। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सेमिनार, क्योंकि ऐसी अवस्था को ही दोस्तों सेमिनार हम लोग कहते हैं जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने का सॉरी दोस्तों, पता नहीं खांसी क्यों आ रही है। तो ये रहा दोस्तों, इसमें आपका सेमिनार ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 की निम्नलिखित में से कौन कौन सी किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है। इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है। इसमें व्यक्तियों के लिए बड़े समूह शामिल होते हैं। इसमें कौशलयुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे कूट में 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 4 और डी में 1, 2, 4। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा उसमें कि यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, यह सही है। नेक्स्ट है कि इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है। और जो सबसे लास्ट वाला है कि इसमें कौशलयुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भारी भरकम लग रहा है देखने में, कोई बात नहीं, केवल ये क्या कहते हैं, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ये कहावत है। लेकिन हम लोग यहाँ करेंगे कि देखन में बड़ा लगे क्वेश्चन है आसान, क्योंकि बड़ा जितना क्वेश्चन होगा उसमें अपने बारे में फैक्ट उतना ही भर देता है। हम लोग को क्या होता है उसमें से थोड़ा सा माइंडसेट मतलब कॉमन सेंस लगा के उत्तर निकाल लेना होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है। क्वेश्चन ऐसे है कि PhD शोध प्रबंध, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि PhD शोध प्रबंध और फिर आगे उसमें कह रहा है कि अध्याय योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से कि PhD शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम क्या है और हम लोगों को अनुक्रम छांटना है। तो देखिए सबसे पहला क्या दिया है, संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, दूसरा दिया है भूमिका, तीसरा दिया है अध्ययन का अभिकल्प, चौथा है प्रदत्त विश्लेषण और निर्वाचन, पांचवा है निष्कर्ष और सामान्यीकरण, प्रस्तावित भावी अध्ययन, संदर्भ और उसके बाद परिशिष्ट। जितने दोस्तों थे प्रबंध में वो सारे यहाँ पे दे दिए, चूँकि हमने इसको लाइन बाय लाइन एक रो में ऊपर से नीचे की तरफ आप लोगों को चर्चा किया था क्लास में। तो हम लोग को घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, पहले बोला ना कि देखने में बड़ा लगे और क्वेश्चन हो आसान, तो वही बात है। तो संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, भूमिका, अध्ययन का अभिकल्प, प्रदत्त विश्लेषण, निर्वाचन और निष्कर्ष और सामान्यीकरण, प्रस्तावित भावी अध्ययन और संदर्भ और परिशिष्ट। ठीक, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो आपका सही क्रम है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले भूमिका आता है, उसके बाद अध्ययन का अभिकल्प, उसके बाद प्रदत्त विश्लेषण और निर्वाचन, सामान्यीकरण, निष्कर्ष और संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण और भावी शोध के लिए सुझाव, संदर्भ और परिशिष्ट। तो ये दोस्तों क्रम इसका सही है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है। 4 ऑप्शन दे रहा है, विचार चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ, संदर्भों की सावधानीपूर्वक जांच, शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है कूट में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 और 2, 3, 4। तो ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा ये देखना है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं जैसे कि
यहाँ पे 30 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है, एक अच्छे शोध प्रबंध में शामिल होना, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें से ये चारों ऑप्शन आपके सही है, जिसमें विचार चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ, सेकेंड ऑप्शन भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जिसमें चारों सही है, शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध ग्रंथ लेखन प्रविधि के अंतर्गत एक शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन दे रहा है उद्धरित सामग्री, संदर्भ पाठ टिप्पणी, संदर्भ ग्रंथ सूची और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों, इन चारों पे जो ऑप्शन दिया है तीनों ऊपर, इन तीनों बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध निबंध के अनिवार्य तत्व है प्रस्तावना, आंकड़ा संग्रह, आंकड़ा विश्लेषण, निष्कर्ष और अनुशंसा। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा इसमें से कि और देखिए सेकेंड नंबर पे है कार्यकारी सारांश, साहित्य पुनरीक्षण, आंकड़ा संग्रह और निष्कर्ष और ग्रंथ सूची। नेक्स्ट है शोध योजना, शोध आंकड़ा और फिर विश्लेषण और संदर्भ, और सबसे लास्ट है प्रस्तावना, साहित्य पुनरीक्षण और फिर शोध प्रणालियाँ, परिणाम और चर्चा और निष्कर्ष। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे वो हो जाएगा शोध योजना, आंकड़ा और विश्लेषण फिर संदर्भ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपीए शैली संदर्भ प्रारूप के मूलभूत नियम हैं। चार ऑप्शन दे रहा है। छोटी कृतियों जैसे जर्नल, आलेख तथा अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखे, लेखकों के नाम उल्टा करके लिखे। आगे दे रहा है लंबी कृतियों जैसी पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखे। और लास्ट है कि संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम सूची करें। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपीए शैली के संदर्भ में मूलभूत नियम है, तो हम लोग को वो देख रहा है कि एपीए शैली के संदर्भ में कौन मूलभूत नियम है। तो हम लोग इसमें से देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग का ऑप्शन 3 है कि लंबी कृति जैसी पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक का तिरछा करके लिखे। और जो नेक्स्ट है कि संदर्भ सूची की प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम सूचीयान करें, तो सूची तैयार मतलब करें। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 के निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधुनिक भाषा MLA फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे डोनाल्ड, फिर आगे दे रहा है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक्स नई दिल्ली, फिर प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। तो ये रहा दोस्तों, फिर बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है और इसी क्रम को आगे पीछे करके लिख दिया है। तो जो आपका यहाँ पे फॉर्मेट सही होगा वो होगा हाल, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि शोध प्रबंध लेखन की विशेषताएं हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखिए 1 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं सीधे 5 विशेषता दे रहा है। आप छांटिए भैया इसमें से, देखिए यही है यूजीसी कैसा कैसा क्वेश्चन बना रहा है। इनमें से व्यवहारिक समस्याओं के साथ साथ उद्योगों में भी सुधार किया जाता है। कार्यकर्ता की वास्तविक रुचि और सक्रियता की आवश्यकता नहीं होती है। शोधकर्ताओं को लेखन तथा विवरण को प्रस्तुत करने के लिए शैली और कला दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है कि शोध प्रबंध में सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष को भी महत्व दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध प्रबंध केवल युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो नीचे 4 कूट दे रहा है, देख लीजिए 1 2 3 4, फिर दूसरा है 1 3 4 5, तीसरा है 1 4 5 और लास्ट है 1 3 5। तो जो आपका ऑप्शन 1 3 4, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो दोस्तों 1 3 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 1 3 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यशाला में भागीदारी करने वाले व्यक्ति हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, संचालक, आयोजक, विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ और ये सभी। तो आपका ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक कार्यशाला होती है, 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे, किसी विषय पर चर्चा के सम्मेलन के लिए, किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक के लिए, किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट है कि एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो एक कार्यशाला होती है दोस्तों, तो यह एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें एक विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल तकनीक पर विकास बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जूम आउट करके इसको पढ़ते हैं, जरूरी थोड़ा है कि एक ही में सारा पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है कि सम्मेलन के स्तर हैं और
यहाँ पे 3 स्तरों के नाम दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। और ये दोस्तों ये सभी शामिल होते हैं सम्मेलन के स्तर में, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध सम्मेलन के लिए आयोजित किए जाते हैं मार्गदर्शन, खुशी मनाने, एकत्रित होने और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा मार्गदर्शन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शोध सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन होते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, जनसाधारण व्यक्ति, अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य और ये सभी। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका अस्थायी सदस्य, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दे रहा है कि सम्मेलन किसके लिए होते हैं। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बहुलक्ष्यांक समूह, समूह चर्चाएं, नवीन शोध प्रदर्शित करना और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा आपका बहुलक्ष्यांक समूह, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे दे रहा है सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 आपका ऑप्शन दे रहा है नीचे, सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सम्मेलन मुख्यतः व्यक्तियों शोधकर्ताओं की एक कक्षा, एक सभा होती है। और नेक्स्ट दे रहा है सम्मेलन सामान्यतः 3 स्तर प्रकार के होते हैं, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट जो दे रहा है कि सम्मेलन द्वारा आपसी सहभागिता के द्वारा समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन या कौन से कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका 1 2 3, 2 3 और 1 2 3 और फिर 1 3 और 1। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा 1 2 3। तो ये तीनों ऑप्शन आपके दोस्तों सही है सम्मेलन के संदर्भ में। आगे दे रहा है कि परिसंवाद कितने प्रकार के होते हैं। 2 3 और फिर आगे दे रहा है परिसंवाद कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे दे रहा है आपका 2 3 4 6। तो दोस्तों परिसंवाद 2 प्रकार के होते हैं, हमने इस पर चर्चा भी किया था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपोजियम का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के शिक्षण तथा अनुदेश के लिए किया जाता है। इसके उपयोग के क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश, शोध कार्यों में गुणात्मक विकास, संवाद का अवसर मिलता है, छात्रों में अनुदेशनशीलता का विकास और नए तरीकों एवं कौशल का विकास। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग को इसमें से जो सही है उसको छांटना है। तो पहला दे रहा है 1 2 4 सही है, 3 4 5 सही है, 2 1 5 सही है और ये सभी। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश, उसके बाद शोध कार्यों में गुणात्मक विकास और नेक्स्ट है जो छात्रों में अनुदेशहीनता का विकास। तो सिंपोजियम का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा तथा अनुदेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश और फिर शोध कार्यों का गुणात्मक विकास और छात्रों के अनुदेशहीनता का विकास के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसंवाद सिंपोजियम शब्द का प्रयोग किसने किया था। ध्यान दीजिएगा, तो जिसने किया था उसका नाम है दोस्तों प्लेटो, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंपोजियम शब्द का प्रयोग प्लेटो ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं 45 ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग 50 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाया, कोई वजह था। तो चलिए 45 क्वेश्चन ही बहुत है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर एक इसी टॉपिक क्रम में शोध अभिवृत्ति में ही कुछ और क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो हमारे दोस्त हमारे वीडियो पे नए होंगे या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो हमारे दोस्त ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनको एक्स्ट्रा में धन्यवाद, और जो हमारे नए व्यूअर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो हम लोग ऐसे कंटिन्यू क्लास अपना जारी रखेंगे और हम लोग 2 महीने लगभग प्रैक्टिस करेंगे। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालेंगे ना कि मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास अब समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी साहित्य वाले के साथ आप लोग वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।